दोस्तों नमस्कार। भारत के अंदर डिजिटल ग्रोथ के साथ साथ साइबर क्राइम के अंदर भी बहुत अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सन 2024 के अंदर प्रतिदिन 7,000 केस साइबर क्राइम से रिलेटेड दर्ज किए गए हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30,000 रुपए की हानि हुई है। निवेश घोटाला, ट्रेडिंग घोटाला, डिजिटल अरेस्ट घोटाला, ये सब क्या है? आज इन सब पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल कुमार जैन जी, जो कि टॉप टेलीकॉम ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड सीईओ निक्सी, रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर बीएसएनएल और बहुत सी इंटरनेशनल चेयर्स के साथ जुड़ चुके हैं। बस स्वागत है अनिल कुमार जैन जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि साइबर क्राइम होता क्या है? थैंक यू सुधीर जी नमस्कार, और इस चैनल के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं यहाँ इस चैनल के डायरेक्टर्स और लोगों को मुझे इनवाइट जो किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो सामाजिक परेशानियाँ हैं या जानकारियाँ हैं वो आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं आज आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल का सब्सक्रिप्शन अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि जिससे देश का फ़ायदा होगा। आज साइबर क्राइम का, जैसे सुधीर जी आपने बोला, एक मैनेक बन चुका है और लोगों को डर लगता है अपने लैपटॉप पे काम करते हुए या अपने मोबाइल पे काम करते हुए, पता नहीं कल क्या हो जाए। और साइबर क्राइम होता है क्या है? साइबर जो शब्द है वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, उसके माध्यम से जो क्राइम किए जाते हैं वो साइबर क्राइम हैं। वो कैसे क्राइम हैं? जैसे आप और हम हैं, तो आप और हम के लिए हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो हम सबको चाहते हैं कि पैसे हमारे जल्दी से जल्दी बढ़ें। तो उस लालच में बहुत बार हम लोग किसी के कहलावे में आ जाते हैं और उस कहलावे से हम कल फंस जाते हैं। इसी तरह बहुत जगह ऐसा होता है कि जब किसी लोग लोन देने के लिए आपके पास आते हैं कि आप लोन ले लीजिए, बहुत कम रेट है, लोग पैसों के माध्यम से लोन ले लेते हैं। और बहुत बार ये देखा गया है कि उस लोन के बाद लोगों को परेशान किया जाता है, प्रातीड़ किया जाता है। और ऐसा भी देखा है कि उसके अंदर हमारी महिलाओं को और बच्चों को भी शामिल करके उनका सेक्सुअल ऑफेंड भी किया जाता है। बहुत सारे केसेस रिपोर्ट में आए हैं पिछले सालों में, जहां पर पूरी फैमिली ने सुसाइड किया है या इवन लेडीज़ ने अपनी सुसाइड किया है, क्योंकि वो समाज के अंदर अपने मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। ये है आज जो आप और हमारे बीच में है। पर साइबर क्राइम एक दूसरा लेवल भी है, जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का मैं थोड़ा सा एक साझा आपसे करना चाहूँगा। जैसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंटरनेट चलता है, आप एक टेलीफोन से या इंटरनेट से अपने लोगों से संबंध करते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी ने साइबर फ्रॉड किया किसी कंपनी के साथ, तो वो पूरी कंपनी का कम्युनिकेशन थोड़ी देर के लिए रोक देंगे। और वो कंपनी का जब कम्युनिकेशन रुक जाता है तो करोड़ों रुपए का नुकसान उस कंपनी को भी होता है, उसकी इमेज खराब होती है और जो उनके उपभोक्ता हैं उनको परेशानी होती है। थोड़े दिन पहले आपको एक खबर सुनी होगी कि गल्फ के अंदर जो ऑयल जाता है, जो गल्फ से ऑयल जाता है पूरी और कंट्रीज के अंदर, वो पूरे ऑयल का जब फ्लो है वो कंप्यूटर से संचालित होता है। इसी तरह जो साइबर क्राइम हुआ, तो उन्होंने वो पूरा का पूरा सिस्टम अपने पास हाईजैक कर लिया। हाईजैक करने के बाद जो ऑयल का प्रोडक्शन था और फ्लो बिल्कुल बंद हो गया। और जितना मुझे याद है, लगभग $700 मिलियन लेने के बाद उन्होंने उसको खोला।
ये इंटरनेशनल लेवल पे है, शायद आप और हम इससे इम्पैक्ट नहीं करते, पर तो साइबर क्राइम जैसा आपसे मैंने बात करी, ये हर एक आदमी को इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे सुधीर जी ने बोला कि जब हमारे को एक सहूलियत मिलती है, आज कंप्यूटर की सहूलियत मिली, इंटरनेट की सहूलियत मिली, और आज शायद हमारा पूरा जीवन मोबाइल के ऐप के ऊपर है। हम खाना चाहिए तो मोबाइल ऐप पे डालते हैं, अगर हमारे को एक व्हीकल बुक करानी है तो मोबाइल ऐप पे जाते हैं, हमारे को हॉस्पिटल में बुकिंग चाहिए तो हम मोबाइल ऐप पे जाते हैं। जब हमारा जीवन इतना ज़्यादा निर्धारित हो रहा है मोबाइल ऐप से, तो डेफिनेटली इस सुविधा के साथ साथ नेगेटिव एस्पेक्ट भी जनरेट हो रहे हैं, जिसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे और आपके सवालों का जवाब भी देंगे। अनिल जी, आपने बहुत विस्तार से साइबर क्राइम के बारे में बताया। अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पब्लिक को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और व्हाई शुड द पब्लिक वरी अबाउट दिस साइबर क्राइम्स? सुधीर जी, बहुत ही अच्छा सवाल कि हम और आपको साइबर क्राइम से क्या लेना देना और हम क्यों परेशान रहें। तो मैं ये बोलूँगा कि आज की डेट के अंदर शायद हिंदुस्तान के अंदर 99% लोग व्हाट्सएप के ऊपर रहते हैं, और अगर हम पिछले सालों का देखें तो हमारा जो स्क्रीन टाइम है, वो स्क्रीन टाइम जब मिनटों में हुआ करता था, अब घंटों में हो गया है। और बच्चे तो शायद स्क्रीन टाइम 6 घंटे 5 घंटे के करीब इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग आज की डेट के अंदर व्हाट्सएप पे हैं, या जीमेल पे हैं, या फेसबुक पे हैं, या इंस्टाग्राम पे हैं, वो सभी लोग साइबर क्राइम के विक्टिम हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो बात ये है। दूसरा, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि एक हमारे अंदर एक इच्छा होती है कि आज हमारे पास 10 रुपये हैं तो हम रातों रात उसको 20 रुपये कर दें। आप ये भी देख रहे हैं कि वो उम्र से कोई लेना देना नहीं है, वो बुजुर्ग हो या मिडिल एज का हो या बच्चे हों, सब अपने धन को 2 गुना 3 गुना इमीडिएटली बनाना चाहते हैं। तो उस चक्कर के अंदर बहुत बार इस कमजोरी को जो साइबर क्राइम करते हैं लोग, वो इस कमजोरी को समझते हैं और इसको फ़ायदा उठा के वो इसी तरह आपके पास इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपको लोन मिल जाएगा, आप ये इंफॉर्मेशन दे दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। तीसरा, ये भी देखा गया है कि जो साइबर क्राइम वाले हैं, स्पेशली हिंदुस्तान में, लेडीज़ के ऊपर और बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर ज़्यादातर लेडीज़ होम वर्कर हैं, होम मेड हैं या हाउसवाइफ हैं, तो उनको दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मालूम होता, उनको कंप्यूटर नॉलेज भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो इसलिए वो उनको अटैक कर लेते हैं। दूसरा, बच्चे अटैक हो रहे हैं। बच्चे कैसे अटैक हो रहे हैं कि बच्चे आजकल बहुत सारा टाइम फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर लगाते हैं, तो दूसरे लोग उनके फ्रेंड सर्कल में आ जाते हैं। आपने देखा होगा फेसबुक के अंदर तो ऐसे आपके दोस्त बन जाते हैं जिनको शायद आप कभी जानते भी नहीं हैं, क्योंकि वो फ्रेंड का फ्रेंड का फ्रेंड एक नेटवर्क इतना बड़ा बन जाता है, और उसके बाद जब वो क्लोज हो जाते हैं तो फिर वो आपको किसी भी चीज़ के अंदर फंसाते हैं। तो हमने ये देखा कि सिचुएशन कभी भी किसी के साथ भी ऐसी आ सकती है कि जिसके अंदर वो साइबर क्राइम का विक्टिम बन सकता है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर एक नागरिक को, हर एक प्रोफेशनल को, हर एज के सिटीजन को साइबर की नॉलेज होनी चाहिए। साइबर क्राइम कैसे होता है, साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए और हमें क्या सावधानियां उसमें बरतनी चाहिए। अब सुधीर जी, आपने ये भी पूछा कि साइबर क्राइम से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले तो जो आपका पासवर्ड है, व्हाट्सएप का पासवर्ड है, आपके ईमेल का पासवर्ड है, या किसी भी सोशल ऐप का पासवर्ड है, उसको आप जितना कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं उतना उस पासवर्ड को कॉम्प्लेक्स बनाइए। अगर आपको लिखना है तो कहीं लिख लीजिए, उसको यूज़ कीजिए। सिंपल पासवर्ड को क्रैक करना
आज की डेट में किसी के लिए भी इजी होता है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आईटी कॉलेजेस के अंदर हैकर्स को ऑफिशियल ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ लोग, कुछ कंपनियां उनको प्रोफेशनल हैकर्स रखते हैं और कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। दूसरी सावधानी हमें ये करनी चाहिए कि अगर हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, या आपका टेलीफोन है, टेलीविज़न है, ये आजकल सब कंप्यूटर पे काम करते हैं। इन सब के ऊपर आप कभी भी सिमिलर पासवर्ड को यूज़ मत कीजिए। सिमिलर पासवर्ड को क्रैक करना बहुत ही सिंपल होता है। किसी को एक पासवर्ड क्रैक कर लेगा तो उसके आपके सारे पासवर्ड क्रैक हो जाएंगे। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पासवर्ड को रेगुलर बेसिस पे बदलते रहें। आप हर महीने अगर नहीं बदलें तो हर क्वार्टर जरूर बदलें। और मैं आपको इतना भी बताऊंगा कि बहुत सारे ऐप्स आपको बार बार प्रॉम्प्ट करते हैं कि आप अपने पासवर्ड को बदलिए। शायद हम जल्दी में होते हैं, हम 1 मिनट उस टाइम नहीं निकाल पाते अपने पासवर्ड को बदलने के लिए, इसलिए हम उस पासवर्ड को नहीं बदलते और हम साइबर क्राइम के विक्टिम बन सकते हैं। चौथा एक इम्पॉर्टेंट है जो बार बार आपको बैंक भी बोलते हैं, आपको गवर्नमेंट भी बोलती है, अपना ओटीपी कभी भी ऑनलाइन किसी के साथ शेयर मत करें, इवन अपने बैंक के साथ भी शेयर मत करें। ये बहुत सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है और वो इंफॉर्मेशन सिर्फ आप ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से डालें, वो इम्पॉर्टेंट है। चौथा जो इम्पॉर्टेंट है कि आप उन्हीं ऐप्स का इस्तेमाल करें अपने मोबाइल के ऊपर जो ऑफिशियली हो, जो वेल नोन ऐप हो, जैसे यूपीआई, जैसे पेटीएम, जैसे भीम। इस तरह के ऐप्स को आप इस्तेमाल करेंगे तो चांसेस हैं कि इसके अंदर आपको फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होंगे। आजकल बहुत सारे ऐप आते हैं जो सिमिलर ऐप्स दिखाई देते हैं और सिमिलर फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं और उसी में आपकी पूरी इंफॉर्मेशन वो ले लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन को फिर वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। चौथा अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें, कोशिश करें कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप सिर्फ फिक्स्ड ऐप्स के ऊपर ही काम करें, या बैंक की इंटरनेट बैंकिंग अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर एक अलग से कीबोर्ड आता है, उस कीबोर्ड को इस्तेमाल करें रादर कि आप अपने कंप्यूटिंग डिवाइस के कीबोर्ड को इस्तेमाल करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए। और आखिरी चीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि फाइनेंशियल फ्रॉड से अगर आपको बचना है तो फाइनेंशियल साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। और आज एक वक्त है जब मैं भी आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो भी मेरी बात सुन रहे हैं और जिनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में मालूम है, जो और लोगों को सलाह दे सकते हैं, मेरे हिसाब से एजुकेशन एक इतना बड़ा टूल है जिससे शायद साइबर क्राइम को हम बहुत हद तक रोक सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों से भी अपील करूंगा कि आप अपने दोस्तों को, अपने घर में स्पेशली जो लेडीज़ हैं, ओल्ड लेडीज़ हैं, अपने रिश्तेदारों को जहां भी पॉसिबल हो आप साइबर क्राइम से बचने के टिप्स दीजिए, जिससे कल हमारा देश सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे और ये समाज सुरक्षित रहे। अनिल जी, आपने बताया कि किस तरह की सावधानियां एक नॉर्मल यूज़र को साइबर अटैक्स, साइबर क्राइम से बचने के लिए करनी चाहिए। अगर इन सारी सावधानियों करने के बावजूद भी कोई साइबर अटैक, साइबर क्राइम का विक्टिम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? सुधीर जी, बहुत अच्छा सवाल। क्योंकि कितना भी पढ़ा लिखा हो, अलर्ट हो, समझदार हो, वो भी नागरिक साइबर क्राइम का विक्टिम बन सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक लेडी जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एक छोटे से काम के लिए उन्होंने उस दूध वाले को फ़ोन किया जिसके साथ वो रेगुलर दूध लेती हैं, और उन्होंने दूध इस बार ख़राब आया था तो उसको रिप्लेस करने के लिए फ़ोन किया। उनको मोबाइल के ऊपर ही पकड़ लिया गया
धीरे धीरे उनसे बातचीत बढ़ी, उनको समझाया गया कि दूध आपको कैसा लेना चाहिए, ये आपको शायद ठीक नहीं रेट देता है या वो नहीं है, तो आप अपनी डिटेल हमें दीजिए, हम आपके पास आएंगे। धीरे धीरे करके उसने उनकी सारी डिटेल ली, बैंक्स डिटेल ले ली, पासवर्ड ले लिए। और जब पासवर्ड वो बिल्कुल ले ही रहे थे तो उस टाइम उनके हस्बैंड और उनके बेटे जो आईटी प्रोफेशनल हैं वो भी आ गए। जब उनको पता लगा कि ये 1-1.5 घंटे से एक व्यक्ति से बात कर रही हैं और काफ़ी घबराई हुई है, क्योंकि आवाज़ बदल जाती है आदमी की जब साइबर अरेस्ट होता है। तो उन्होंने देखा कि ये है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल इमीडिएटली बंद करो ये बातचीत और हम लोग बैंक जाते हैं जिसकी डिटेल आप दे चुके हैं। मैं बैंक का नाम नहीं बताऊंगा। एक टॉप प्राइवेट बैंक है, उसके पास ये लोग गए और उन्होंने कहा कि जब तक ये पहुँचे तब तक 12.5 लाख रुपए का गबन उनके अकाउंट से हो चुका था। वो जैसे ही वहाँ पहुँचे उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन जो बैंक के टॉप मैनेजर थे उसको दी और उसको ये बोला कि हमारे को बैंक अकाउंट बंद कर दें। और उन्होंने कहा अगर बैंक अकाउंट बंद करने में दिक्कत है तो हमारे सारे पैसे आप अपने अकाउंट में ही एफडी करा लीजिए, सो दैट वो सेफ हो जाए। बैंक मैनेजर ने उनको समझाया कि इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे जो कट गए हैं वो भी हम वापस करा देंगे और फ्यूचर में भी आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। सेटिस्फाइड होके वापस आए। जब तक वो वापस आए तो वो 12.5 लाख रुपए का गबन 37.5 लाख का गबन हो चुका था। उसके बाद उन्होंने जो भी पॉसिबल था, कौन कौन पॉसिबल था, आरबीआई था, आरबीआई को उन्होंने फ़ोन इन्फॉर्म किया, बैंक के सीएमडी को इन्फॉर्म किया, बैंक के रीजनल मैनेजर को इन्फॉर्म किया और लास्ट में उन्होंने फिर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। और अनफॉर्चुनेटली वो पैसा आज तक उनको नहीं मिल पाया है। ये मैं एक लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ किस्से का। तो हमें करना क्या चाहिए, एक क्वेश्चन है कि हमें करना क्या चाहिए। जैसे ही आपको अगर इस तरह का कोई साइबर अरेस्ट हो जाता है या साइबर क्राइम हो जाता है तो सबसे पहले आपको अपने बैंक को फ़ोन करके अपना बैंक अकाउंट ब्लॉक कराना चाहिए। और अगर ये क्राइम आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कंपनी से हुआ है तो इमीडिएटली आपको अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को बंद करा लेना चाहिए। इसलिए आप अपने बैंक अकाउंट, बैंक मैनेजर का नंबर जहां कंप्लेंट रखी जाती है और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के कंप्लेंट का नंबर जहां ब्लॉक किया जा सकता है वो हमेशा आपके पास रेडी होना चाहिए, सो दैट आप ये वाला काम कर सकें। उससे कम से कम जो नुकसान हो चुका है उसके बाद का नुकसान बचा जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टोल फ्री नंबर बनाया है 1930। उस 1930 पे आप अपने कंप्लेंट को बुक करा दीजिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इस तरह की कंप्लेंट आती हैं और उन कंप्लेंट्स के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है। तो आपने उम्मीद है ये नंबर नोट कर लिया होगा। तीसरा है, आपको वेबसाइट पे जाके, एक वेबसाइट है cybersecurity.gov.in, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, cybersecurity.gov.in, इसके ऊपर आप अपनी शिकायत को नोट करा लें और आपको एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा। उसके थ्रू आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और फाइनली जब ये हो जाता है तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के ऊपर जाके अपनी एफआईआर दर्ज कराइए। इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देश में हर एक स्टेट ने अपने पुलिस स्टेशंस के अंदर एक स्पेशल ग्रुप बनाया है, साइबर पुलिस स्टेशन। वो पुलिस स्टेशन सिर्फ साइबर क्राइम्स को देखता है। तो अगर आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएंगे वो आपकी कंप्लेंट साइबर पुलिस स्टेशन में करवा देगा और उसके बाद आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको इतने बताऊंगा कि हर महीने, जैसा सुधीर जी ने बताया, 7,000 कंप्लेंट पर डे साइबर क्राइम की रिपोर्ट हो रही हैं। ये वो कंप्लेंट हैं जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं और जो लोग रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप सोचिए कि कितना बड़ा अमाउंट वो होगा, कितना नंबर वो होगा जो लोग इसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो लगभग एक्सपेक्टेड है कि हर साल 14 करोड़ से लेकर 28 करोड़ तक साइबर क्राइम होते हैं
और उनकी रिपोर्टिंग होती है। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी और मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आपके साथ साइबर क्राइम ना हो। अगर हो तो आप कोशिश करें कि आपको कम से कम नुकसान। साइबर क्राइम होने के बाद विक्टिम को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, अभी विस्तार से अनिल से आपने बताया। अनिल जी, अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सरकार द्वारा साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। Sudhir ji, this question is really good because most of us are not aware that how we are safe because of the action taken by government agencies and government. Government has brought a very comprehensive and integrated framework to arrest or to minimize the cyber crime and provide cyber security to all of us. They have divided this into 5 pillars. The first pillar is to develop the infrastructure. This is a technical infrastructure which includes hardware, software, applications. Why this infrastructure is required? Because those people who are doing cyber crimes, they are also using the latest and sophisticated equipment to create this cyber crime. Now, to keep ourselves aware and even ahead of those frauders, Government of India has to keep itself updated the technical capabilities and awareness with equipment at all the levels. The second aspect of this pillar is the coordination between state government and central government. All the state governments and central governments are in sync with each other. They are sharing information on time to time basis, even minute to minute basis, to ensure that the database of all the criminals are shared on time to time basis, and they are able to uh, catch those criminals as far as possible, as early as possible. Third is to train the people, train the officers at central level, trained the officers at the state level. And Government of India, to my understanding, has already trained more than 2 lakh people who are now technical expert in handling these crimes. Fourth is to specially handle the cases of women and child. Now, already Government of India has created a separate cell for crime against women. They have collected information about those people who are sexual offender in the last 10-15 years, and these are the people who are getting attracted to handle the cyber crimes, and those details, including the name, telephone number, their latitude, longitude, and what kind of offense they have done. So those information is collected. And final framework is the legal framework which Government of India has already prepared to ensure that once you are able to catch a criminal who is doing this cyber crime, they should be punished properly and they should not repeat these things again. In addition to this, Government of India has created a big infrastructure which we called I4C. That infrastructure has 7 layers of different capabilities and which are operating wonderfully. Let me tell you that Government of India in the last 5 years has already recovered more than 4,700 crore and given to around 15 lakh people who were victims of cybercrime. Government of India has already blocked uh, around 800, more than 800 applications and more than 3,600 websites who were dealing in cyber crimes with the public. So I personally feel that Government of India is not only fully prepared, but Government of India is also taking proactive action. Now to just inform you, there is an organization which we call Interpol. Interpol used to have a international police network which share information of criminal with each other.
and that is how various criminals of India who were residing outside, we are able to bring them. Similarly, some criminals who were there from other countries, we are arresting and handing over to other countries. So right now for cybercrime, Government of India is coordinating with Interpol. CBI is active in this. We have already in touch with organizations like SCO, United Nations and BRIC to ensure that at international level the cybercrime can be stopped, because cybercrime don't have any boundaries. So it is boundaryless crime system which is there. So we are able to see that criminal wherever they go, we should be able to arrest. The hub of cybercrime which are reported to us till date is China, Philippines, Cambodia, Brazil. But these are not the only countries which are there, but there are several other places where it is happening. And I can only assure all of you and the people of India on behalf of Government of India that government is doing enough to ensure that all of us are cyber secure. Now, I just want to inform one more thing, that there is an organization which is a NGO who is also working on cyber security. This is called Cyber Security Association of India. I am also associated with this. The association is headed by the immediate past NSA General Pant, and is contributing a lot to the cyber security. In this current Independence Day address, Prime Minister has also stressed upon the awareness of cyber security to the people and building the capacity of India to tackle this. You can also become member of CSAI. You just have to go to nsa.in, a website, ncsai.in, and become a member and start contributing. That is what initially I said. All of us should be able to do that. Let me inform you that Government of India, just to protect women and child, is now creating 5,000 cyber commandos who will be able to go to places to see that women's, even if they become victim, they should not be penalized, and the criminals should be arrested fast. And these commandos will be really cyber dost to all of us. चर्चा के हम दूसरे चरण में बात करेंगे रविंद्रनाथ वत्सी से, जो कि रिटायर्ड महाप्रबंधक हैं आरबीआई के। बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, वत्सी जरा हमें विस्तार से बताएं। धन्यवाद सुधीर जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ना केवल आज की बात है, बल्कि जब से भी इंटरनेट बैंकिंग आई है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया है। ना केवल रिजर्व बैंक का, बल्कि सारे बैंकों के लिए जो निर्देश दिए उन्होंने वो बहुत अच्छी तरह से दिए। जहाँ तक ये बात है कि आम आदमी को किस तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, तो रिजर्व बैंक ने गाइडलाइंस बहुत क्लियर इसके अंदर की है कि भाई देखो, दोनों के एसेट्स अपने अपने हैं एंड बोथ हैव टू टेक केयर ऑफ देयर एसेट्स। अब बैंक के एसेट्स क्या हैं, पूरा सिस्टम उनका है, पूरे अकाउंट डिटेल्स उनके हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके हैं। तो ये सिस्टम कितना सिक्योर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, दिस दी बैंक हैज़ टू टेक केयर ऑफ। और जहाँ तक कस्टमर की बात है, उसके एसेट्स क्या होते हैं, अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसके बाद ओटीपी जो उसके पास आता है, और कोई भी अलग से चीज़ें कुछ भी होती हैं तो वो सारे उसके अपने एसेट्स हैं, जिसके बारे में बैंक को कुछ नहीं पता है। तो दोनों को अपने अपने एसेट्स की रखवाली खुद रखनी है। अगर बैंक अपने एसेट्स को रखने में सफल नहीं है या कहीं उससे चूक होती है, देन इट इज़ द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक टू पे इन फुल टू द कस्टमर।
पूरी भरपाई बैंक को करनी पड़ेगी। लेकिन अगर गलती कस्टमर की है तो देन द मैटर इज डिफरेंट, तो फिर कस्टमर को ही बियर करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें बहुत क्लियर उन्होंने इस चीज़ को रखी है। लेकिन इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है जो फ्रॉड से बचने के लिए, एक तो क्या ना, हम लोगों को लालच नहीं करना चाहिए। क्योंकि जनरली जो हमारे पास मैसेज आते हैं उसके अंदर जैसे लॉटरी के मैसेज आ जाते हैं कि आपको 50 लाख की लॉटरी लग गई, और ये फ्रॉड वहीं से चालू हो जाता है एक्चुअली। भाई एक सीधी सी बात है कि क्यों कोई आदमी आपको 50 लाख देगा, 15 लाख देगा या एक्सेसिव रिटर्न्स देगा। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि कुछ कंपनियां आपको जो हैं दे आर रेडी टू पे यू 24%, 36%। जरा एक सोचो कि भाई वो कैसे आपको रिटर्न इतने दे सकता है, क्या मार्केट में इतना रिटर्न मिल रही है क्या? तो कहीं ना कहीं ये एक लालच को हमें कम करना पड़ेगा। दूसरा एक मेजर रीजन रहता है कि हमारे पास लिंक्स बहुत आते हैं, और वो कभी कभी ऐसे लगते हैं ऐसे कि दे आर जेन्यून बट दे मे नॉट बी जेन्यून। तो आपके मोबाइल में जितने भी लिंक्स आते हैं कोशिश करें कि उस लिंक को इस्तेमाल ना करें। आप अपने लैपटॉप को खोलिए, उस लिंक को कॉपी करिए या उस लिंक का जैसा भी आया पूरा उसमें डालकर देखिए, ताकि आपका मोबाइल सेफ है, आपका अकाउंट सेफ है। सिर्फ आप उसके अंदर जाकर ये करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लिंक से बहुत गड़बड़ होती है। मैसेज हो जस्ट एक थोड़ा सा देखते रहिए। जहाँ तक रिजर्व बैंक की बात है, रिजर्व बैंक ने एक बहुत अवेयरनेस ड्राइव बहुत चलाया है। आप देखते होंगे कहीं पे भी विज्ञापन आते हैं या बैंकों के द्वारा भी है, अगर बैंक में भी आप जाते हैं तो वहाँ पे भी जो है हर जगह लिखा हुआ है कि आप केयर करिए और OTP किसी का शेयर मत कीजिए, अपना ATM कार्ड किसी का शेयर मत कीजिए। और फिर भी अगर किसी के साथ होता है और बैंक अगर कुछ नहीं करता है तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन की स्थापना की हुई है। अगर मान लीजिए आपके पैसे निकल जाते हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप सबसे पहले बैंक को अप्रोच कीजिए। हर बैंक के पास ऑलमोस्ट एक इंटरनल ओम्बुड्समैन होता है, वो अपना जायज़ा लेता है पूरी समस्या का। अगर वो आपको नहीं दे पा रहा और आपकी गलती नहीं है, आपने कोई CVV नंबर नहीं शेयर किया है, OTP शेयर नहीं किया है, किसी गलत लिंक को नहीं लगाया है, कहीं भी कोई गलत काम नहीं किया है और बैंक ने फिर भी पैसा आपको नहीं दिया है, then you can go to the banking ombudsman and I am sure that the Reserve Bank ombudsman will help you to get that money. आज हमने चर्चा की साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम से किस तरह से लड़ने के लिए हम कितने तैयार हैं, विक्टिम को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। इस चर्चा में जुड़ने के लिए अनिल जैन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रविंद्रनाथ वसी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में फिर मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।